जय हिंद दोस्तों, मैं सनी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर गोल्स में। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं जीएसएससी सीजीएल पेपर 3 के फ्री मॉक टेस्ट 36 में साइंस से संबंधित पूछे गए सभी प्रश्न का विस्तृत विश्लेषण। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो जो पहला प्रश्न है वो है सही कथन को पहचानिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, इसमें सारे ऑप्शंस को जब आप ध्यान से पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा कि आपसे पूछा जा रहा है रेजिस्टेंस के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है R इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए। यहाँ पे R जो है वो क्या है, प्रतिरोध मीन्स रेजिस्टेंस। रो जो होता है वो रेजिस्टिविटी होता है। L जो होता है वो लेंथ ऑफ वायर एंड ए जो होता है वो होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ क्या बता रहा है कि तार का प्रतिरोध मीन्स रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर जो होता है वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस ऑफ वायर जो होता है वो डिपेंड करता है लेंथ ऑफ वायर पे और क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर पे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन गोइंग एबव द सरफेस ऑफ द अर्थ क्या होता है। मीन्स कि अगर आप धरती के ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो गुरुत्वाकर्षण त्वरण जो होगा वो क्या होगा, बढ़ता है, घटता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है या शून्य रहता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मीन्स इसका मान घट जाता है। तो देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल्स टू क्या होता है, G इंटू M1 इंटू M2 डिवाइडेड बाई R²। अगर आपसे एक्सेलरेशन के बारे में पूछा जाए, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो अगर यूनिट फोर्स के बारे में यहाँ से निकालेंगे तो एक्सेलरेशन जो होगा A जो होगा या G जो होगा उसका फॉर्मूला हो जाएगा G इंटू M डिवाइडेड बाई R² और यहाँ पे हो जाएगा R²। यहाँ पे G जो है वो क्या हो गया, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। M जो हो गया वो मास हो गया। R जो हो गया वो हो गया डिस्टेंस। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, G का मान घटता चला जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम में उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के अनुपात को कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, मैक संख्या। देखिए, पूछा क्या जाता है हमको, जैसे मैक संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, मैक नंबर जिसको बोला जाता है, मैक नंबर इज इक्वल्स टू होता है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड। और ये इसमें कंडीशन क्या होना चाहिए, इसमें कंडीशन होना चाहिए सेम कंडीशन एंड सेम मीडियम। कंडीशन होना चाहिए, मीडियम और परिस्थिति जो होता है वो सेम होना चाहिए, इसी को बोलते हैं मैक नंबर। तो मैक नंबर जो होगा वो हो गया वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड। ठीक है, अब देखिए वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और वेलोसिटी ऑफ साउंड, इस मैक नंबर से जितनी भी मिसाइल्स काम करते हैं उनसे आप पता चल जाएगा आपको कि किस किस मैक नंबर पे को क्या क्या मिसाइल्स कहते हैं। अगर आपका ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कम होगा साउंड के वेलोसिटी से, ठीक है, मीन्स तो मैक नंबर क्या होगा, मैक नंबर जो होगा वो आपका क्या होगा, मैक नंबर जो होगा वो लेस देन 1 होगा। तो जब किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड जो होता है वो साउंड की स्पीड से कम होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सबसोनिक ऑब्जेक्ट या सबसोनिक जो भी होगा। नेक्स्ट जो होगा, अगर इसका वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी और साउंड का वेलोसिटी सेम हो जाता है तो मैक नंबर जो होता है वो हो जाता है इक्वल्स टू 1 और इसको बोलते हैं ट्रांससोनिक। अगर मैक नंबर जो होगा वो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा और लेस देन 5 होगा, ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 5 होगा तो इसे कहेंगे हम लोग
सुपरसोनिक, सुपरसोनिक। और अगर मैक नंबर जो होगा वो ग्रेटर देन 5 होता है, इसको बोलते हैं हम लोग हाइपरसोनिक। मीन्स तो यहाँ का मतलब निकलता है कि अगर ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है वो साउंड की स्पीड से कम होगा, तो अगर वैसा मिसाइल्स होगा तो या आपका कोई एयरक्राफ्ट होगा तो उसको बोलेंगे सबसोनिक मिसाइल या सबसोनिक एयरक्राफ्ट। अगर साउंड ऑब्जेक्ट का स्पीड या साउंड का स्पीड जो होगा वो सेम हो जाएगा तो उसको बोलेंगे ट्रांसोनिक। अगर मैक नंबर जो होगा वो आपका ग्रेटर देन 1 और लेस देन 5 होगा, मीन्स ऑब्जेक्ट का जो स्पीड होगा वो साउंड की स्पीड से ज़्यादा हो लेकिन 5 टाइम्स से कम होगा तो उसको बोलेंगे सुपरसोनिक। ठीक है। एंड अगर वो मैक नंबर जो होगा मीन्स ऑब्जेक्ट का जो स्पीड होगा वो वेलोसिटी ऑफ साउंड से 5 गुना से ज़्यादा होगा तो उसको बोलेंगे हम लोग हाइपरसोनिक। ठीक है। देखिए इसमें आपसे एक प्रश्न पूछ लगते हैं जो कि आपको करंट अफेयर में पूछेगा कि कौन सा ऐसा देश है जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स बनाए हैं और वो सबसे तेज हाइपरसोनिक है। ठीक है, तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 60 वाट का एक रेडियो सेट 50 घंटे तक चलता है, उसके द्वारा खपत की गई विद्युत ऊर्जा किलोवाट आवर में कितनी होगी। तो देखिए सिंपल सा फॉर्मूला है कि एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल सा क्या है, एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पावर इनटू टाइम। यहाँ पे आपको पावर दिया हुआ है, पावर क्या दिया हुआ है 60 वाट 60 वाट, और टाइम कितना दिया हुआ है 50 आवर। इसका आंसर क्या हो जाएगा 6 5 जा 30 3000 वाट आवर, या इसको आप बोल सकते हैं 3 किलो वाट आवर। तो इसका आंसर जो होगा सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है किस प्रकार के रसायनों में एफ्लोरेंसेस देखा जा सकता है या देखा जाता है। एफ्लोरेंसेस किस में देखा जाता है, तो देखिए एफ्लोरेंस जो होता है वो देखा जाता है लवण में। एफ्लोरेंस होता क्या है, देखिए एफ्लोरेंस जो होता है वो प्रॉपर्टी होता है किसी भी सब्सटेंस का, जिसमें क्या होता है कि जब वो कभी जब कोई ऑब्जेक्ट जो होता है वो एयर के कांटेक्ट में या ड्राई एयर के कांटेक्ट में आता है तो वो अपना क्रिस्टलाइजेशन का जो वाटर होता है, जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, उसको पार्शियली या फुली जो होता है वो लूज़ कर देता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो होता है वो ड्राई एयर के कांटेक्ट में आने से अपने क्रिस्टलाइजेशन वाटर को फुली या पार्शियली जो होता है वो लूज़ कर देता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस ऑब्जेक्ट को हम लोग इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एफ्लोरेंसेस। ठीक है, एफ्लोरेसेंस। और एफ्लोरेसेंस जो होता है वो आपका देखा जाता है लवण में, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहरी क्यों दिखाई देती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ड्यू टू रिफ्रैक्शन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगर मान लीजिए ये पानी की टंकी है और यहाँ से कोई लाइट निकल रहा है, एक लाइट यहाँ से निकला और ये पानी की टंकी यहाँ तक भरी हुई है, तो लाइट निकला, रिफ्रैक्शन का प्रॉपर्टी के कारण क्या होगा, ये थोड़ा अपने रास्ते से थोड़ा सा भटक जाएगा। एक और लाइट निकला, ये अपने रास्ते से थोड़ा सा भटक जाएगा। अगर यहाँ पे कोई आदमी अपने आँख को लगा करके देख रहा है तो उसको क्या दिखेगा, उसको दिखेगा ये यहाँ पे लाइट आपस में कट करेगा तो ये इसको लेवल दिखेगा। ठीक है, तो पानी की टंकी को जब ऊपर से देखते हैं तो उसकी गहराई कम क्यों दिखती है, क्योंकि रिफ्रैक्शन हो जाता है, रिफ्रैक्शन के कारण। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है किस अंग में उंगली जैसी वृद्धि होती है जिसे विल्ली या सिंगुलर विल्स कहा जाता है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत। देखिए छोटी आंत में झिल्ली मतलब छोटी छोटी उंगलियों की तरह उसके जो छोटी आंत का जो ट्यूब गुना सर्फ ये होता है, ये ट्यूब टाइप का जो ये स्ट्रक्चर होता है, इसमें छोटी छोटी उंगलियों की तरह रहती है, इस तरीके से रहती है। ये क्या करता है, इसका काम क्या है, ये जब सिंगुलर विल्स का काम क्या होता है कि जब ये
जब जो खाना जो हम लोग खाए हैं, जो छोटी आंत में जो पच जाता है, जो पच जाता है, मतलब डाइजेस्ट हो जाता है, तो डाइजेस्ट होने के बाद ये जो छोटी छोटी उंगलूनुमा यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये इस डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसका काम यही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रिक करेंट। देखिए, इलेक्ट्रिक करेंट जो होता है वो क्या होता है, वो एक सदिश राशि नहीं है, वो एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों, बताते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए उसको तीन रूल ओबे करना होगा। 3 रूल ओबे करना होगा। पहला रूल है कि उसमें मैग्नीट्यूड होना चाहिए, तो करंट में मैग्नीट्यूड तो होता है। इसमें डायरेक्शन होना चाहिए, करंट में डायरेक्शन भी होता है। और थर्ड जो इंपॉर्टेंट है वो होता है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना चाहिए। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, VLA, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना चाहिए। तो करंट जो होता है वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, इसलिए इलेक्ट्रिक करंट जो है वो क्या है, वो एक तरह का स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रोटीन संश्लेषण या प्रोटीन सिंथेसिस में निम्न कोशिकाएं में से किसकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? मीन सबसे ज़्यादा कौन सा जो होता है वो कोशिकाएं जो होती है वो प्रोटीन संश्लेषण में अपनी भूमिका निभाती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अंतराप्रदैवीय जालिका या इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकलम एंड राइबोसोम। तो इसका आंसर है इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकम एंड राइबोसोम। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एल्युमिनियम को शुद्ध किया जाता है, एल्युमिनियम कैन बी वेरीफाइड। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, आपको पता है कि एल्युमिनियम जो होता है वो प्रकृति में शुद्ध अवस्था में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो इसको अगर आपको निकालना है तो आपको इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा ही निकाला जाता है। ठीक है, अब देखिए ऑक्सीडेशन से किसको किसको निकाला जाता है? देखिए, ऑक्सीडेशन से निकाला जाता है, ऑक्सीडेशन से जो होता है आयरन, कॉपर, लीड, आयरन, कॉपर, लीड, इन सभी का अगर आप एक्सट्रैक्ट कीजिएगा तो आपको ऑक्सीडेशन प्रोसेस से निकाला जाएगा, लेकिन इसमें सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन होता है। नेक्स्ट आता है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन से क्या क्या हम लोग शुद्ध कर सकते हैं या कौन कौन सा और उसको एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है? तो देखिए, डिस्टिलेशन प्रोसेस में होता है जो लो बॉइलिंग पॉइंट वाला आपका होता है ऑब्जेक्ट होता है, या लो बॉइलिंग पॉइंट वाले जो तत्व होते हैं उन्हीं को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो इसमें होगा आंसर मरकरी और या जिंक। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, डेंड्राइट और एक्सॉन किस कोशिका के भाग होते हैं? डेंड्राइट एंड एक्सॉन। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, तंत्रिका, जिसको नर्व बोलते हैं। तो नर्व जो होता है वो आपका क्या करता है, ये इस कोशिका के भाग होते हैं। देखिए इसमें होता क्या है, डेंड्राइट जो होता है वो संदेश रिसेप्टर से प्राप्त करता है और उसको क्या करता है, सेल बॉडी और एक्सॉन को भेज देता है, और एक्सॉन जो होता है वो इन संदेशों को दूसरे न्यूरॉन में भेजते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा सूक्ष्म जीव रोग डिप्थीरिया रोहिणी का कारण बनता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जीवाणु। देखिए, इस जीवाणु के कारण होता है आपका डिप्थीरिया। तो डिप्थीरिया जो होता है, जिस सूक्ष्म जीव जिस बैक्टीरिया के कारण होता है उसका नाम है कैरिनेबैक्टीरियम डिप्थेरिया
बैक्टीरियम, सॉरी बैक्टीरिया इसका पूरा नाम है। इस बैक्टीरिया के कारण क्या होता है, आपको रोहिणी बीमारी होती है। इसमें होता क्या है, देखिए डिप्थेरिया जो होता है, डिप्थेरिया जो होता है ये आपका मेनली दो तरीके का होता है। एक जो श्वसन में होता है और एक जो आपका स्किन या त्वचा में होता है। इसमें होता क्या है कि श्वसन में अगर हो गया तो आपका नाक, गला या टॉन्सिल, इसमें एक झिल्ली बन जाती है जिससे सांस लेने में दिक्कत होती है। इसी तरह से त्वचा में भी ये फॉर्म होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में जबकि तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे एक दूसरे के समकोण में फैलाए जाते हैं तो तर्जनी क्या दर्शाती है। देखिए जब भी किसी चुंबकीय क्षेत्र में करंट, जब भी किसी चुंबकीय क्षेत्र में, मान लीजिए कि कोई चुंबकीय क्षेत्र है, मान लीजिए कि कोई चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें आप कोई करंट कैरिंग ऑब्जेक्ट को रखे हुए हैं, तो ये करंट कैरिंग ऑब्जेक्ट जो होगा वो एक तरह का फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो होता है वो आपको यही बताता है कि उसमें अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखिएगा, जो करंट कैरिंग ऑब्जेक्ट है वो एक तरह का फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो ये आपका जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है वो बताएगा फोर्स का डायरेक्शन कि किधर फोर्स लगेगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कि आपका क्या बताता है, किस चीज़ को दर्शाता है, फोर फिंगर डिसाइड करता है आपका चुंबकीय दिशा को। देखिए कैसे, अगर आपके परपेंडिकुलर फील्ड है, ठीक है, और ये आपका थंब है, ये आपका फोर फिंगर है और ये आपका मिडिल फिंगर है। अगर आप अपने बाएं हाथ के थंब को, मीन्स बाएं हाथ के अंगूठे को इस तरीके से, अगर इसको हम सिंपल फॉर्म में बनाएं तो ऐसा बनता है। ये आपका ये आपका हो गया अंगूठा, ये आपका हो गया इधर, और बाकी उंगल गया आपका इधर। तो जो थंब जो होता है वो आपका फोर्स का डायरेक्शन दिखाएगा या थ्रस्ट का डायरेक्शन दिखाएगा। ठीक है, थ्रस्ट का डायरेक्शन दिखाता है। फोर फिंगर जो होता है वो आपका बताता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है। मिडिल फिंगर जो होता है वो आपका करंट का डायरेक्शन बताता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लेंटिकल्स पौधे के किस भाग में मौजूद होते हैं? इन विच पार्ट ऑफ द प्लांट आर लेंटिकल्स प्रेजेंट? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, तना। देखिए लेंटिकल्स होता क्या है, लेंटिकल्स जो होता है वो होता है एक ऐसा टिश्यूज का, आप बोल सकते हैं लेंटिकल्स एक आपका क्या है, लेंटिकल्स इज अ पोर्स टिश्यूज मेड ऑफ वास्ट इंटरसेलुलर गैप्स बिटवीन सेल। इट अलाउज गैसेस टू पास बिटवीन द एटमोसफेयर एंड द ऑर्गन्स इंटीरियर टिश्यू। मतलब अगर आप, ये आपका पेड़ का तना है तो इसके ऊपर में छोटे छोटे छिद्र की टाइप का रहता है जो आपका क्या पासेस करता है, गैसेस को पास करता है, एटमॉस्फेयर से गैस को पास होने के लिए अलाउ करता है। तो लेंटिकल जो होता है वो मेनली तना में पाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कार्यात्मक समूह CHO कौन सा कार्बनिक यौगिक है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, एल्डिहाइड। देखिए जितने भी आपके कार्बनिक यौगिक होते हैं उन सब, जैसे एल्डिहाइड का हो गया CHO, तो कीटोन का, एस्टर का, कार्बोक्सिलिक एसिड का, इन सभी का फॉर्मूला को आप याद करके रखिए, जनरल फॉर्मूला को याद करके रखिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। साबुन बनाने में आमतौर पर किस क्षार का प्रयोग या उपयोग किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज ही होता है हम लोग जो आजकल नॉर्मल घर पे साबुन का इस्तेमाल करते हैं।
चलिए अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सेंट्रोसोम किस कोशिका में मौजूद होता है। तो देखिए सेंट्रोसोम जो होता है वो आपका मौजूद होता है एनिमल सेल में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एनिमल सेल में मौजूद होता है। ठीक है, ओनली एंड ओनली एनिमल सेल्स। और सेंट्रोसोम जो होता है वो क्या करता है, तो सेंट्रोसोम जो होता है वो हेल्प करता है सेल डिवीजन में, सेल डिवीजन इन एनिमल्स। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा पादप हार्मोन गुरुत्वाकर्षण से पौधे की प्रतिक्रिया को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीन। आइए साथ में देख लेते हैं कि कौन कौन सा बाकी जो है ऑप्शंस वो क्या क्या, या बाकी जो आपका हार्मोन्स है वो क्या क्या काम करता है। देखिए सबसे पहला हो गया आपका एब्सिसिक एसिड जो होता है वो आपका किस काम में आता है, ये पौधे का वृद्धि को नियंत्रण करता है, पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करता है। ठीक है, साइटोकिनिन जो होता है वो आपका क्या करता है, सेल डिवीजन इन प्लांट्स, सेल डिवीजन इन प्लांट्स। ठीक है, नेक्स्ट है गिबरेलिन। देखिए गिबरेलिन क्या करता है, गिबरेलिन जो होता है वो कोशिका वृद्धि, पत्तियों की वृद्धि और पुष्पन को प्रारंभ भी करता है। मीन्स आपका कोशिका वृद्धि, पत्तों की वृद्धि या पत्तियों की वृद्धि, या आप बोल सकते हैं पुष्पन को प्रारंभ भी यही करता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है RDX का फुल रूप क्या है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, रिसर्च एंड डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव। देखिए इसका एक और नाम होता है, इसका नाम है रॉयल डिमोलिशन एक्सप्लोसिव। तो दोनों ऑप्शन दोनों सही है इसका, रॉयल डिमोलिशन एक्सप्लोसिव भी इसका फुल फॉर्म हो सकता है, या रिसर्च एंड डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव भी इसका फुल फॉर्म हो सकता है। इसको डिस्कवर, RDX को जो डिस्कवर किए थे वो आपका किए थे जॉर्ज फ्रेडरिच, और ये कब किए थे 1898 में, जो कि एक जर्मन साइंटिस्ट थे, बट इसको वर्ल्ड वार 2 के पहले यूज नहीं किया गया था RDX को। चलिए अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। आज का अगला और अंतिम प्रश्न है किस हाइड्रोकार्बन में गंध नहीं होती है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। देखिए एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो क्या होते हैं, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो आपका सेचूरेटेड या इसको एल्केन बोल सकते हैं, एल्केन या अनसेचूरेटेड, इसको एल्कीन या एल्काइन, आपका एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स है। और ये इसका एग्जाम्पल है जैसे मीथेन, इसका एग्जाम्पल हो गया। इसमें एक खास गुण होता है कि मोस्ट ऑफ द, देखिए सारे के सारे नहीं लेकिन अधिकतम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो आपका फ्लेमेबल होते हैं। ठीक है, अधिकतर हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो आपके फ्लेमेबल होते हैं, जैसे इथाइन, आइसोऑक्टेन, एसिटिलीन, ये सारे के सारे आपके हाइड्रोकार्बन्स के एग्जाम्पल है। और इन जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो गंधहीन होते हैं। तो देखिए आज का जो सारे प्रश्न थे उनका सभी का हल यहाँ पे हो गया है। अब आप सभी लोग अच्छे से तैयारी कीजिए और सारे के सारे प्रश्न को जो टॉपिक वाइज थे उन सभी प्रश्नों का ढंग से तैयारी करके और भी
आंसर को मारने का प्रयास कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। आप फ्री मॉक टेस्ट के लिए ज्वाइन करें स्टडी फॉर गोल्स ऐप और प्रत्येक संडे को होने वाले फ्री मॉक टेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें और अपने रैंकिंग को देखें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।